हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यादें विद फरूक विकार और मैं हूं शैलेंद्र सिंह उनके साथ। चीयर्स। रफी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात चाचा भतीजा की रिकॉर्डिंग पे हुई थी। टाइटल सॉन्ग जब हम करने गए थे, उसी रिकॉर्डिंग में पहली मुलाकात हुई थी। जी शैलेंद्र जी, आज अगर रफी साहब हयात होते तो आपको क्या लगता है आज के दौर के सिंगर उन्हें अपनी आवाज बनाना पसंद करते? अगर नहीं करते तो बहुत ही फिर कूड़ लोग हैं ये। और रफी साहब होते तो बड़े दुखी होते, क्योंकि आजकल का जो म्यूजिक है वो तो आप जानते हैं कितना अच्छा और सुरीला म्यूजिक है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बहुत जिसमें कितने अच्छे बोल होते हैं, कितनी अच्छी शायरी होती है, क्या धुनें होती हैं। तो वो तो बहुत दुखी होते वो अगर होते तो। और कोई भी एक्टर कौन मना करता रफी साहब के लिए, बताइए ना। आजकल के जितने भी हैं कोई मना नहीं करता, क्योंकि वो अगर उनके लिए गाले तो उनका तो करियर और अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही सर। आपने रफी साहब, मुकेश साहब, किशोरदा और दूसरे बड़े मेल सिंगर्स के साथ बड़े सारे गीत गाए हैं। तो ये बताइए कि बाकी सारे सिंगर्स के साथ गाने में और रफी साहब के गाने में क्या फर्क था? बाकी सिंगर्स किशोरदा के साथ अगर गाना गाना हो तो फिर वो हंसी मजाक होता था, वो इतना हंसाते थे, फिर गाना गाना मुश्किल होता था। रफी साहब बहुत रिजर्व्ड थे। जैसे मैंने कहा कि बड़े सॉफ्ट बोलते थे, तो वो काम होता था अच्छा। हंसी मजाक जैसे हम गाना कर रहे थे नसीब का, रफी साहब, किशोर, मैं, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, तो वो इतना हंसा रहे थे किशोर साहब। तो रफी साहब ने बोला, किशोर वो ना हंसा यार, मैं से गाना गा नहीं पाऊंगा यार। किशोर हंस भी इतना खिलखिला के हंस रहे थे वो, जैसे बच्चे होते हैं हंस रहे थे वो। किशोरदा तो किशोरदा थे। जी जी। और इतना मजा आया उस रिकॉर्डिंग में, मैं तो ये सब देख के बड़ा हंस रहा था। जैसे कुछ कर लेते किशोरदा, कुछ हरकत करते तो रफी साहब हंसना शुरू कर देते। वो तो यार किशोर यार तुम मत हंसा यार, मैं तो गा नहीं पाऊँ। किशोर दा तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, तो यूं बैठ जाता था किशोर दा। अब यूं ये देख के और हंसी आती थी उनको। आप उस रिकॉर्डिंग में बड़ा मजा आया था कि सभी किस गीत की दिग्गज बात लोग कर थे रहे हैं रिकॉर्डिंग में। शैलेंद्र जी? आप ये किस गीत की बात कर रहे हैं? हाँ? आप ये किस गीत की बात कर रहे हैं? फिल्म थी नसीब, मनमोहन देसाई की। जी जी। उसका टाइटल, उसका क्लाइमेक्स सॉन्ग, रंग जमाने आए हैं रंग जमा के जाएंगे, ये गाना। अच्छा, वो गीत, हाँ बराबर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें हम चारों थे। जी जी। और वैसे भी मनमोहन देसाई के लिए मैंने सुहाग में उनके साथ दो गाने गाए हैं, और ऐ यार यारी थे, जी 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 जी। परवरिश में परवरिश की गीत के बारे में मैं काफी आपसे, गाने गाए हैं। जी शैलेंद्र साहब, मैं परवरिश के गीत के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा पहली बार हुआ कि आपने शम्मी कपूर साहब को प्लेबैक दिया था। बिल्कुल। तो क्या वजह थी कि शम्मी कपूर साहब की आवाज आपको दी गई और रफी साहब ने दूसरे सिंगर के लिए, दूसरे एक्टर के लिए गाया? पता नहीं वो मनमोहन देसाई को क्या सूझा, मेरे भी समझ में नहीं आता। लेकिन किशोरदा, रफी साहब और मैं, और जब मुझे पता चला कि मैं शम्मी कपूर के लिए जा रहा था तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फैन था उनका। तो ये रफी साहब भी हंस रहे थे, बोले ये कमाल है यार, मैं गा रहा हूँ। उन्होंने गाया था शायद विनोद खन्ना के लिए, जी जी, उन्होंने विनोद खन्ना। किशोर दा ने अमिताभ के लिए गाया साइड और शम्मी जी। और उसी फिल्म में मैंने विनोद खन्ना के और भी गाने, दूसरा भी गाना गाया है। ये इस गाने में पता नहीं क्या मनमोहन देसाई को सूझा। तो मैं इस गाने के बाद हमेशा जोक करता हूँ कि आई sang फॉर ऋषि कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर,
राजीव कपूर, जिसकी हाल ही में डेथ हुई है। जी जी। तो एक ही कपूर बचा हुआ है, रणबीर कपूर। अब पता नहीं उसके लिए गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा, गाया तो मेरा पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है सर, ये अपने आप बट काबिले तारीफ बात है कि एक जनरेशन से जनरेशन आपने लोगों के लिए गीत गाए हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मकसद नहीं था मनमोहन देसाई का, ऐसा कुछ सोच नहीं थी कि शम्मी कपूर साहब को आपकी आवाज दी जाए, ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था, राइट? हाँ, ये कमाल था। ये मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो यही होता है हमारी इंडस्ट्री में, ये सब चलता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल। जी जी। रफी साहब किस चीज को अहमियत ज्यादा देते थे शैलेंद्र साहब? एक्सप्रेशन को, गीत के बोलों को, या फिर सुरों पर ज्यादा ध्यान होता था उनका, या ताल पर ध्यान देते थे ज्यादा? सब चीजों पे, हर चीज में, तभी तो गाना परफेक्ट आता था। और शायद आपको पता होगा कि नहीं होगा कि वो लिख नहीं सकते थे। जी। तो उनका साला जो था जहीर, वो गाना लिख के देता था उनको। वो पढ़ पाते थे, लिख नहीं पाते थे। ओ। तो जहीर लिखता था गाने उनके लिए, फिर उसको देख के वो गाते थे। जी, जब रफी साहब का इंतकाल हुआ तो क्या आप हाँ, ठीक थे शैलेंद्र साहब? मैं था नहीं बॉम्बे में। और जब आपको ये खबर मिली तो आपका क्या रिएक्शन था? अरे मैं तो, अरे बाप रे, बारिशों के दिन थे, मैं तो पागल हो गया। मैं बोले यार ये क्या हो गया, और इतनी कम उम्र में, यू वर सो यंग। लेकिन ऐसा झटका लगा कि पूरी, मैं क्या, पूरी दुनिया पागल हो गई थी। मैंने सुना कि बाद में फोटोज एक ही भीड़ थी जनाजा, बाप रे बाप। सबको लग रहा था कि मेरे घर का कोई सदस्य चला गया, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा था ना। जी। ये अफसोस है कि मैं जा नहीं पाया उनके मैयत में, लेकिन वेरी सैड है, बहुत ही बुरा लगा। रफी जिनका मैं साहब के, बचपन से इतना बड़ा फैन था, वो ही नहीं रहा। जी, रफी साहब के साथ वक्त गुजारते हुए, देखिए ना, जिंदगी है शैलेंद्र साहब, एक प्रोसेस रहता है सीखने का। कुछ इंसान बुढ़ापे तक के कुछ ना कुछ सीखता है। तो रफी साहब के साथ खास तौर पर वक्त गुजारते हुए आपने क्या सीखा? मैंने सीखने की कोशिश की, सीख तो नहीं पाया, क्योंकि वैसा गाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सीखा कि अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पहले अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो कोशिश मैं करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि अच्छा इंसान बनूं। और रियाज रियाज करना बहुत जरूरी है, और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। वैसा गाना तो खैर कोई गा ही नहीं सकता। मोहम्मद रफी साहब तो एक बार ही पैदा होते हैं, बार बार तो नहीं होते। वो बहुत लोगों ने कोशिश की वैसा गाने की, लेकिन आप जानते ही हैं, बड़ा मुश्किल है वैसा गाना। तो इंडस्ट्री ने और दुनिया ने बहुत, और हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा कलाकार खोया है एट अ वेरी अर्ली एज। और साल जी लेते थोड़ा तो अच्छा रहता है, हमको भी मौका मिलता उनके साथ वक्त बिताने का, कुछ सीखने का। शैलेंद्र साहब, हाँ, एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रफी साहब जैसे शख्सियत को सिर्फ और सिर्फ पद्मश्री अवार्ड दिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें एक बड़ा अवार्ड भी मिलता? आजकल तो अवार्ड्स किसी को भी मिल जाते हैं, यानी जो आजकल तो अवार्ड की कोई इमेज रही नहीं। देखिए क्या है, उनको तो भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए था, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड। बट यही है ना कि अच्छे लोगों को नहीं मिलता है, धर्मेंद्र को भी नहीं मिला।
मुझे भी नहीं मिला है। ये मुझे ना पद्मश्री मिली, ना पद्मा मिली, ना कोई श्री मिला। बेहद अफसोस की और यहाँ ये तो पद्मश्री तो यहाँ पर आपको कैनवसिंग करनी पड़ती है, आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है, तब मिलता है आपको। वेरी सैड, वेरी तो सैड। कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कुछ नहीं है नहीं, बिल्कुल आपने ये। बिल्कुल बजा फरमाया। तो आपको लगता है कि उन्हें यही प्रॉब्लम है। दे देना चाहिए? क्या चीज? उन्हें, रफी साहब को आप अब कम से कम भारत रत्न दे देना चाहिए, आपको लगता है ये बात? बिल्कुल 100%, बिल्कुल बिना देर किए देना चाहिए। किस बात का वेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। वही ना, यहाँ जो लॉबी जो है ना, अब तो रहे नहीं रफी साहब, लेकिन ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर, उन्हीं की चलती है। अब रफी साहब के घर में से भी वो शाहिद भी कुछ एक्शन नहीं लेता, कुछ कोशिश नहीं करता है। कम से कम घर वालों को तो करना चाहिए। वो कैंपेन अगर शुरू कर दे वो, तो 100% पे मिलेगा अवार्ड। लेकिन कैंपेन वो खुद ही नहीं कर रहे कुछ, घर वाले। दे शुड डू इट। इफ दे डू इट देन वी विल ऑल जॉइन इन ना। कुछ आपकी यादें? बस मीठी यादें हैं, और वो मीठी रहेंगी यादें हमेशा मेरे साथ जब तक मैं जिंदा हूं, कि मैंने इतने बड़े कलाकार के साथ गाने, इतने अच्छे इंसान के साथ काम किया और सीखने की कोशिश की। पता नहीं कहाँ तक कामयाब हूँ कि नहीं हूँ, बट आई विल बी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैंने रफी साहब के साथ काम किया। कि बहुत कम लोगों को इतना मौका मिलता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैंने ये देखा है, सुना है, और मैं जानता हूं कि रफी साहब के गाए हुए गीतों में आपका पसंदीदा गीत है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तो इस गीत से ऐसा वाह वाह वाह, क्या गाना है और क्या रफी साहब ने गाया है, बाप रे वाह। ऐसा रोमांटिक गाना तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। मेरा सबसे फेवरेट गाना है वो। क्या चीज छूती है आपको उस गीत में? क्या चीज आपके दिल पर असर करती है उस गीत में? अरे वो जो रफी साहब ने वो जो गाने गाए हैं, अरे वो तेरे मेरे सपने जो गाया है, और क्या अंतरा गाया है। और अंतरे के बाद जब क्रॉस लाइन आती है, कैसे वो फिर अस्थाई को उठाते हैं, और क्या फीलिंग्स। और उतनी अच्छा पिक्चराइज भी किया फिल्म में। और एक और गाना है जिसकी फिलॉसफी को मैं फॉलो करता हूँ, रफी साहब का गाया हुआ गाना। मैं जिंदगी आई का ऑलवेज साथ फॉलो, निभाता ट्राई टू चला फॉलो दैट गया। फिलॉसफी। हाँ मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता हाँ, चला गया। इस फिलॉसफी को मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। क्या गाना है और क्या रफी साहब ने गाया। हाँ, आप कौन सा गाना बोलेंगे सबसे अच्छा? हर गाना तो उन्होंने ऐसा गाया है कि बोल ही नहीं सकते आप कि ये अच्छा है वो बुरा है। हर गाना कमाल है उनका। तो ये दो गाने जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तेरे मेरे सपने और ये मैं जिंदगी का साथ निभाता। सर हमारे, और तो कितने हैं बाप रे। जी जी, हमारे देखने और हाँ सुनने बोलिए। वालों से, देखने और सुनने वालों से आप क्या खास बात कहना चाहेंगे? क्या आपकी दिल की बात है जो सुनने वालों तक या देखने वालों तक पहुंचे? आप रफी साहब के हिसाब से कह रहे हैं या वैसे ही? मैं वैसे भी सुनना चाहूंगा और रफी साहब के हवाले से भी सुनना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आज जो पीढ़ी है, आज की जनरेशन है, वो खास तौर से सिंगर्स, अगर वो अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं तो कम से कम रफी साहब को सुने तो सही, उनके पुराने गाने सुने, एंड ट्राई टू एम्यूलेट हिम इन प्राइवेसी, मतलब अपने घर में करिए, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, वो अच्छा सिंगर बन सकते हैं। ये सब छोड़ दें, ये जो रैप चल रहा है और जो इनके वाहियात बोल होते हैं, वल्गर वर्ड, इतने बोल होते हैं गंदे, और धुन तो होती नहीं है, खाली रैप ही चलता रहता है और बीट चलती रहती है। तो
एक चीज जो कभी नहीं भूलनी चाहिए सिंगर्स को और कंपोजर्स को कि मेलोडी नेवर फेल्स। तो मेलोडी को कायम रखिए, आप भले उसको रैप गाना हो या कैबरे गाना हो या कुछ भी हो, लेकिन मेलोडी को बरकरार रखिए और कोशिश करिए कि अच्छे बोल हों। ये इनको कोशिश करनी चाहिए आजकल की जो पीढ़ी है। ठीक है, रैप का कभी कभी डांस करने के लिए वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन हर गाना तो वैसा नहीं हो सकता ना। इसलिए आप देखेंगे कि एक गाना हिट हुआ रैप, उसके 10 दिन बाद दूसरा आ जाता है, लोग पहले को भूल जाते हैं और किसी को याद नहीं रहता वो गाना। कहीं को गा के सुनाओ तो हमको याद नहीं है। तो जब शेल्फ लाइफ ही नहीं है गाने की तो क्या पॉपुलर होगा। ये तो एक बात हुई कि आपने रफी साहब के हवाले से बात की। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पर्सनली एस शैलेंद्र सिंह साहब सुनने वालों और देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं? आता नहीं मुझे, लेकिन ये है कि बुरा मत करो जानबूझ कर, अनजाने में हो तो ठीक है, इंसान है। और हर हाल में खुश रहो, क्योंकि दुखी होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से आपके जो मसले वो हल नहीं होंगे। जब हल नहीं होंगे तो फिर दुखी होने से क्या फायदा। ट्राई टू बी कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव, क्योंकि आप अपने ऊंचे घर से नीचे देखेंगे तो कई जो लोग हैं वो सड़क पे रहते हैं। तो आप बहुत लकी है कि आपके पास मकान है, हर चीज जरूरत के लिए होनी चाहिए आपके पास है। तो एंड इफ यू आर कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव, यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। शैलेंद्र साहब, आपकी खूबसूरत आवाज को मैं, मेरे जैसे बहुत से लाखों करोड़ों लोग जो हैं बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपकी आवाज को। क्या खुद भी अपने दौर को मिस करते हैं? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, अनूप जलोटा के घर पे हम बैठ के गाना मैंने गा रहे थे। प्यासी प्यासी निगाहों से जीते मैंने लोगों को देखा है पीते। प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने लोगों को देखा है पीते हुए। जब भी सावन में बादल बरसने लगा और भी कुछ मेरा दिल तरसने लगा। मैं कश तो नहीं, मैं कश तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको कशी आ गई। जी, वो बहुत वायरल हुआ, कम से कम 20 करोड़ लोगों ने देखा वो। जी हाँ, जी हाँ। तो अब वो मैं अपना गाना अभी कर रहा हूँ अनप्लग्ड। जी, तो जैसे ही रिकॉर्ड होगा देन आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब। दैट इज द बेस्ट वे एंड आई होप पीपल लाइक इट। और कुछ लोगों ने तो ऐसे भी खबर उड़ाई थी कि मेरी डेथ हो गई है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी मेरे बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जब वो वीडियो आएगा मेरा अनप्लग्ड तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं भी ठीक हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सर, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ है और हम दुआ करेंगे कि ऊपर वाला आपको बेहतर से बेहतरीन वक्त दिखाए और एक खूबसूरत जिंदगी दे, अच्छी सेहत दे। हम सब की तरफ से यही दिली दुआ है सर आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड आई लव ऑल माय फैंस, आई लव एवरीवन, थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फर्रुख, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गुड बाय।